हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट हीट कैपेसिटी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पूरा कवर किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंटरनल एनर्जी। अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ हीट कैपेसिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कुछ चर्चा। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हीट कैपेसिटी, क्योंकि पहले भी टर्म में हमने यूज की है, आइसोथर्मल प्रोसेस की हमने जब बात की थी वहां भी हमने उस टर्म को यूज किया था। तो इन द इनिशियल आपको पता है कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। अब लेकिन आपको इसके फर्दर ब्रीफिंग जो मैं करने जा रही हूं, दैट इज ऑल अबाउट इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल हीट कैपेसिटी की, देन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है? टोटल हीट कैपेसिटी को आप डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, मोलर को आप डिनोट करते हैं CM एंड स्पेसिफिक बाय S कर देंगे। तो हम सबसे पहले ये डिनोशन आप 1 to 1 करते हैं इनको डिस्कस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूं आपके साथ टोटल हीट कैपेसिटी, व्हाट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री। क्या मतलब है इसका? कि जिस सिस्टम के अंदर आपका जो भी सिस्टम है उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो चाहिए किसके लिए, रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर जस्ट बाय 1 डिग्री। बस इतनी सी बात याद रखनी है। उसको आप कहते हैं टोटल हीट कैपेसिटी और डिनोट किससे करेंगे? C से। कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद कर लो, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को रेज अप करने के लिए चाहिए 1 डिग्री के द्वारा, वही कहलाएगी आपकी हीट कैपेसिटी। अब देखो, ये कोई बॉडी है, यहाँ इस बॉडी पे मेरे को क्या करना है, एक माइनर सा चेंज देखना है जस्ट 1 डिग्री का। तो मैंने यहाँ से इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की, मैं यहाँ से जब इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे ये देखने को मिलेगा भाई इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर का वेरिएशन तो आएगा, चाहे वो मिनिमम अमाउंट में आए या मैक्सिमम अमाउंट में आए। वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके का टेम्परेचर कंडीशन, किस तरीके का हीट यहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। सो हमने यहाँ पर कहा वी आर जस्ट रिक्वायर दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस through our body in our system is simply known as what? Heat capacity। कर लोगे? अब इसी के साथ अगर मैं मोलर वाले को रिलेट कर लूं तो आप क्या कह देंगे डेफिनेशन में? सिर्फ किस टर्म में चेंज आएगा? बाय 1 मोल। ज्यादा लैंग्वेज में हमें नहीं घूमना है, सिर्फ टर्म को पकड़ो और उस टर्म से आपको आंसर निकालना है। क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि जो भी चेंज देखना है वो आपको किसके थ्रू देखना है? बाय 1 मोल। तो क्या मैं इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कह सकती हूं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। सेम चीज है, बट किसके लिए बात होगी? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के लिए बात की जाएगी, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। कर लेंगे। डिनोट कैसे करते हैं? CM से। अब देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी को अगर मैं आपके साथ फर्दर वेरिएट कर दूं, किस फॉर्म में? सॉलिड और लिक्विड के टर्म्स में और गैसेस स्टेट के टर्म में। तो मैं आपसे कहती हूं कि भाई सॉलिड स्टेट के टर्म में अगर पूछा जाए तो याद रखना है आपको हमेशा ये रिलेशन, दैट इज Cp इज इक्वल टू CV, और यू कैन ऑल्सो से टोटल हीट कैपेसिटी। और अगर पूछ लिया जाए गैसेस स्टेट में तो याद रखना है इट never been equals to, यानी Cp not equals to Cv। तो अगर not equals to Cv वाला केस है, इसको मैं अगर फर्दर थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताना चाहूँ तो सुनिए। आओ इधर, क्या कह रही हूँ मैं? सबसे पहले मैंने Cp नॉट इक्वल्स टू CV का फर्स्ट केस लिया, तो मैं कह देती हूँ Cp मेरा यहाँ पर क्या हो गया? dQ/dt के टर्म में ही हम तब से लेते आ रहे हैं और हम इन द एंड कह रहे हैं, एक बार मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो ये लीजिए आ गया आपके एंथैल्पी के टर्म में। यहाँ से हमें एक टर्म मिली एंथैल्पी, और एंथैल्पी को ही हमें पढ़ना है बिफोर द रिलेशनशिप ऑफ Cp एंड CV। तो देखिए, यहाँ से आपको ये एंथैल्पी का टर्म मिला इन फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में आपने कहा कि अगर मैं CV को रिलेट कर लूँ, एक बार मैंने प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिया, दूसरा मैंने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात की, तो आपने कहा दैट इज dQ बाय dt। कांस्टेंट कौन होगा? वॉल्यूम। तो ये लीजिए आपके पास रिलेशनशिप क्या आ गया? dE/dt। तो समझ में आ गया। गैसियस के केस में ये
इक्वल्स टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने देख लिया दोनों फेजेस में, वन केस में आपको एंथैल्पी के फॉर्म में बात होती है, अदर केस में आपको किसके, एनर्जी के टर्म्स में बात की जाती है। इसलिए हम कहते हैं गैसियस केसेस में Cp इज नॉट इक्वल्स टू Cv, while in the case of solid and liquid Cp is equals to Cv, और you can say it is equals to total heat capacity, that is capital C। कर लेंगे, ये रिलेशन समझ में आया? लिख लो इसको अच्छे से। अब मोलर हीट कैपेसिटी को भी मैं फर्दर इलैबोरेट करूंगी तुमको कि भाई ये रिलेशन तो ठीक है। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी था, इसको क्या तुम यही लिखते हो dq इक्वल्स टू dt या dt इज इक्वल्स टू dq? लिखते हो या नहीं? यही लिखते हो। अब मैंने कह दिया 1 माइनस dq बाय dt, तो क्या टर्म में चेंज हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू dq बाय dt। मैं ये मोलर हीट कैपेसिटी बता रही हूँ कि आप मोलर के 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सी दिस, ठीक है? ये हो गया। तो आपने कहा dq क्यों आ गया c dt, मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक? आपने जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस एरो को हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या आ गया? q इज इक्वल्स टू c डेल t। ये लो, दिस इज योर मोलर हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई कैसे ड्राइव किया? तो ये लो, अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए मोलर हीट कैपेसिटी, सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने कैसे उसको ड्राइव किया। उसको देखने के बाद हमने दोनों टर्म्स में चेक कर लिया, इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड इन द केस ऑफ गैस ऑल्सो। गैस के केस में फर्स्ट फेज में हमने देखा कि इन द टर्म्स ऑफ एंथैल्पी एंड इन द अदर केस इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। चलें, आ जाओ। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। अब इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा है पहले ही, तो यहां बात की जाएगी 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में। सो डिफिनेशन क्या मैं ये कह सकती हूं? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, उसको आप क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। चलो, अब इसके भी 2 फेजेस देखोगे, जैसे मोलर वाले के देखे, इसके भी देख लेते हैं। इसमें आप स्पेसिफिक को रिलेट करोगे तो ये इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल नहीं होगी। सेम केस है वही प्रेशर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो मैंने अभी आपको मोलर में बताया। सी दिस, सेम चीज़ है स्पेसिफिक के भी टर्म में। यहाँ 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात थी, वहाँ 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में बात है। चलिए, अब एक टर्म पढ़नी है, दैट इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, जिसको आप कहते हैं गामा। किससे डिनोट करते हैं? गामा से। तो सुनिए, द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, और किस में बात चल रही है? गैसेस में। तो आप क्या कह रहे हैं? रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। जैसा कि आई लव दिस Cp एंड Cv, Why I love this relationship? You also love this relationship. क्यों? क्योंकि इस एक रिलेशनशिप से पूरी थर्मोडायनेमिक बाहर आ जाती है। कैसे? आप जब शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इतनी सारी थर्मोडायनेमिक आपने बेसिक टर्म्स पढ़ी, भाई आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये वो फलाना ढिकाना, लास्ट रिजल्टेंट इंटरनल एनर्जी पे पहुंचे, एंथैल्पी पे भी पहुंचे। रिजल्टेंट आपने क्या देखा? सारा खेल कहाँ था? प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ओवरऑल जो टर्म चेंज देख रहे थे वो क्या था? हीट कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा पूरी थर्मो तो भाई Cp Cv पे ही बेस्ड हो गई। अब वो फर्स्ट लॉ उठा लो, सेकंड लॉ उठा लो, फर्स्ट के ड्रॉबैक उठा लो, इंटरनल एनर्जी उठा लो, या फिर आपके प्रोसेसेस उठा लीजिए। इसलिए अगर ये रिलेशन समझ में आ गया तो पूरी की पूरी थर्मो इजीली आ जाएगी, रटना नहीं है। तो सुनो, बात समझ में आई? क्या कहलाता है? द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv फॉर अ गैस इज कॉल्ड एडियाबेटिक कांस्टेंट, या फिर आप कह देते हैं एडियाबेटिक इंस्टेंट। किससे डिनोट करते हैं? गामा, Cp बाय Cv। अब आओ रिलेशनशिप समझो। रिलेशनशिप समझो तो सबसे पहले इक्वेशन क्या थी हमारी? Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। इस रिलेशन से, क्योंकि हम हीट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ध्यान से सुनना, पूरे रिलेशनशिप में मैं क्या कह रही हूँ? 1 to 1। सबसे पहले आपने रिलेशन लिया Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल टी। अब यहाँ मैंने आपसे कहा कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है? अब प्रेशर कांस्टेंट करते हुए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, QP इज इक्वल्स टू एन CP डेल टी। कर दिया मैंने प्रेशर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को हमें चेंज करना है एंथैल्पी के टर्म्स में, तो क्या करेंगे?
तो देखिए आप करेंगे QP इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, और इस होल ओवर को ही आप क्या कह रहे हैं, डेल H। ये लीजिए, सिर्फ आपको टर्म्स कैसे समझनी है, CP/CP कैसे रिलेट कर पाओगे जब आप 1 to 1 सीखोगे। सबसे पहले आपने रिलेशन लिखा, देन प्रेशर कांस्टेंट क्या है, पहली कंडीशन प्रेशर कांस्टेंट करते ही आपके पास CP के फॉर्म में रिजल्ट आया। आपने CP के फॉर्म में रिजल्टेंट लिया, अब आपको करना है इसको एंथैल्पी से रिलेट। तो मैंने भाई जब यहाँ मैं Q लेके चल रही हूँ, यानी कि हीट के टर्म्स में बात हो रही है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट चल रहा है, मैंने सेम टर्म को होल ओवर रिलेट कर दिया किससे, डेल्टा H से। आइए यह आया रिजल्टेंट। फिर देखो, अब इसी तरीके से जब हमने एक बार प्रेशर को कांस्टेंट किया, अब एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेते हैं। अब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो रिलेशनशिप क्या कुछ इस तरीके से लिख सकती हूं मैं, QV इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। वहां प्रेशर कांस्टेंट किया था, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब फिर वही सेम चीज अप्लाई करनी है कि ये जो वैल्यू है मुझे इसको वहां हमने एंथैल्पी के टर्म्स में चेंज की थी, यहां इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में रिलेट करना है। तो कर लो, कैसे करेंगे, QV इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, और मैं इसको होल ओवर को रिप्रेजेंट कर रही हूं किससे, डेल U, या फिर आप कह सकते हैं डेल E। अब आपको ये चीज पता है कि हम अगर 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करें और 1 मोल के लिए बात होगी तो ऑन एन ऑब्वियस इट्स अ केस ऑफ एन आइडियल गैस। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, मैं इसको होल ओवर ओपन करके लिख लूँ, डेल RT, और इसको भी लिख लीजिए, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। कर लिया मैंने लॉन्ग ये लो। तो होल ओवर मेरे पास रिजल्टेंट किस में आ गया, एंथैल्पी के टर्म्स में, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। ये लो आ गया। एक बार प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वहां एंथैल्पी से रिलेट कर लिया, यहां इंटरनल एनर्जी से रिलेट कर लिया। हमारे पास 2 रिलेशन आ गए। आ जाओ, अब इन दोनों रिलेशनशिप में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। अब डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू हमें फॉर्मर इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। आओ, ठीक है, क्या कहा मैंने, CP डेल T इज इक्वल्स टू CV डेल T प्लस R डेल T। कॉमन आ गया, हटा दिया, कांस्टेंट था, तो हमें क्या चाहिए, CV प्लस R आ गया, और इसी को कहते हैं CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये लो, निकल गया तुम्हारा रिजल्टेंट CP/CV का रिलेशनशिप। कर लोगे, कर तो लोगे। एक बार प्रेशर कांस्टेंट किया, किसके टर्म्स में आई, एंथैल्पी के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई। फिर वॉल्यूम कांस्टेंट किया, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में डेल्टा U और H की वैल्यू को सिर्फ हमने फॉर्मर इक्वेशन में पुट कर दिया। कौन सी थी फॉर्मर इक्वेशन, ये देखो, Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T। बस, कुछ चेंज ही नहीं था। कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब पढ़ना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज। क्या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज क्या मतलब है, वही जो मैंने रोटेशंस की बात की थी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ अब आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो सुनिए, ट्रांसलेशनल के केस में बात की जाए तो भी आपको याद रखना है, दैट इज हाफ KT, दिस इज ऑल्सो, एंड दिस इज सिंपली KT। कर लोगे, ये दोनों सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्ट, नियरली, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, बट द वाइब्रेशन इज सिंपली KT, और वाइब्रेशन हमेशा बड़ी होती है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल से। अब आओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ लेते हैं। क्या है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, DOF इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ N। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलो 1 to 1 चेक करते हैं। इस मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं, सिंपल मॉलिक्यूल, यहाँ आप 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे हैं, वाइब्रेशन भी है, रोटेशन भी है, साथ साथ ट्रांसलेशनल भी है। इस केस में आप देखिए 2 ट्रांसलेशनल डिग्रीज हैं, या तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है दिस, या फिर ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। वो इस स्फीयर से ले लो या इस स्फीयर से ले लो, बात वही है कि सिर्फ 2 ही हैं, वो भी कैसे, ट्रांसलेशनल।
अब आ जाइए हम तीनों को 1 to 1 एक बार चेक करते हैं, किस किस को, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। दिस लास्ट इज योर वाइब्रेशनल। आओ, तो ट्रांसलेशनल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो याद रखना है जहां पर मोशन स्पेस के थ्रू हो वो कहलाएगा ट्रांसलेशनल। मोशन थ्रू स्पेस, सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोटेशन, तो मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसी भी फेज में देख लो। यहाँ आप बात करेंगे तो रोटेशन ऐसा है, इस फेज में चेक कर लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए। वाइब्रेशन, मोशन डायरेक्टेड थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, तो ये जो बॉन्ड्स हैं जब आप इनमें रोटेशन देखेंगे तो आपने क्या कहा, दिस इज वाइब्रेशनल। क्लियर है बात, इतना सही समझना है, ज़्यादा रामायण ही नहीं है। चलो, अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिख के दी है, सेम है कि मोशन थ्रू स्पेस ट्रांसलेशन, रोटेशन मोशन थ्रू अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वाइब्रेशन अबाउट थ्रू द केमिकल बॉन्ड्स। अब आ जाओ, अब इसमें भी आपको ये चेक करना है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। किसका कह रही हूँ, ट्रांसलेशनल। तो याद रखना है 3 होती है सभी मॉलिक्यूल्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगा सारे मॉलिक्यूल्स के केस में। रोटेशनल के लिए पूछ लिया जाए तो मोनोएटॉमिक के केस में ये 0 होगा। 2 फॉर डाई, 3 फॉर ट्राई और पॉली। अब आओ वाइब्रेशनल, 0 फॉर मोनो, 1 फॉर डाया। सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। अब देखिए, फॉर एनी मॉलिक्यूल हैविंग एन एटम द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। मैंने आपको ये शुरू में ही बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3n। तो देखो, अगर आपसे हीलियम पूछ लिया जाए, क्या हीलियम मॉलिक्यूल, आपको पता है टोटल अगर आपसे रोटेशंस भी पूछे जाएंगे तो 3 × 1 = 3। अब वो 3 कैसे है, तीनों के तीनों रोटेशन कौन से हैं, ट्रांसलेशन। ना तो यहाँ पे रोटेशन होगा ना ही वाइब्रेशन होगा, क्योंकि इट्स इन सिंगल एंटाइटी मॉलिक्यूल। कम टू H2 यानी कि 2 हो गए, 2 H हैं, यानी 3 × 2 6 आ गया। 6 टोटल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशनल 3 है, 2 रोटेशन है और 1 है आपका वाइब्रेशनल मोशन। CO2 में पूछ लिया जाए, कहने को वो लीनियर मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर तीनों रोटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, 3 2 एंड 4। आपने कहा टोटल रोटेशंस यहाँ पर कितने होते हैं, दिस, बट वाइब्रेशन के केस में फिनोमिनन क्या है, 9 - 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। वाइब्रेशन आपको 1+ में वहाँ दिखता है, लेकिन ओवरऑल रोटेशंस की आप बात करेंगे तो इक्वल्स टू 9 इक्वली। और NH3 नॉन लीनियर, ये लीजिए 3 3 एंड 6। इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, तो चेक कर लेना। चलो, अब इस टेबल को देखो एक बार, थोड़ी सी छोटी कर दूं क्या, पहली चीज स्क्रीनशॉट ले लो पहले ही, बढ़िया से रट लेना इसको। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मोनो पूछ ले, डाई पूछ ले, ट्राया पूछ ले, ट्राया में भी लीनियर और नॉन लीनियर के रिस्पेक्ट में याद रखना है। मोनोएटॉमिक के केस में लो टेम्परेचर पे हमेशा लो के अंदर कोई ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल मोशन नहीं पाया जाएगा। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। और अगर आपसे CP और CV का रिलेशन पूछ ले तो आपको आना चाहिए, गामा पूछ ले तो आपको आना चाहिए, और CV पूछ ले तो भी। तो रिजल्टेंट फैक्टर आपसे पूछा जाए तो याद रखना दिस। हाई के केस में मोनोएटॉमिक है, लेकिन टेम्परेचर कंडीशन क्या है, हाई, तो भी याद रखना है कि टोटल ट्रांसलेशन मोशन वहाँ पर कितने होंगे, 3, नो रोटेशनल नो वाइब्रेशनल। CV 3/2R, 5/2 एंड 5/3। अब आ जाइए डायटोमिक पे। डायटोमिक के केस में लो टेम्परेचर पे 3 ट्रांसलेशनल मोशंस होंगे और 2 आपके रोटेशनल होंगे, देयर इज नो वाइब्रेशनल मोशन। बट इन द केस ऑफ हाई, सेम कर लेंगे, वहाँ से CP और CV आप वैल्यू रख दीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दीजिए। ट्रायटोमिक लो हाई, यहाँ आपने देखा कि एक वाइब्रेशनल भी है, ठीक है, लो के केस में लीनियर, हाई के केस में वाइब्रेशन नहीं पाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल एक बार देख लेना, सारे पूछे जाते हैं, मोनो डाया ट्राया, ठीक है, कर लोगे।
मेन ये है तुम्हारे जिनके ऊपर मेजरली क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मोनोएटॉमिक और डायटोमिक तो आपको पता ही है, क्वेश्चन तो यहाँ भी बनते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा पता है 3/2r, 5/2r एंड 7/2r। ठीक है, ये लो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब एटॉमिसिटी पूछ ली जाएगी किसके, मोनो, डाई और ट्राई के ही रिस्पेक्ट में। सारी टेबुलर मैंने तुमको जो बना के दी है ना, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू द पॉइंट लिख दिया मैंने। मोनो के केस में CV पूछ ले 3/2r, CP पूछ ले 5/2r, और दोनों का गामा पूछ ले तो निकाल सकते हो 5/3, 1.67 आ गया। ऐसे डाई के केस में, ऐसे ट्राई के केस में 5/2, 7/2, टोटल निकाल लो 1.4। ट्राई के केस में 3r, 4r, टोटल निकाल लो 1.3। चलो अब मिक्सचर्स में पूछ ले CP और CV के, अगर मिक्सचर फॉर्म में आपसे पूछता है तो याद रखना है CP के लिए गैस 1 CP1, गैस 2 CP2, क्योंकि हमें क्या करनी है, मिक्सिंग। अब हमने 2 गैस ली है, CP के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, पहली CP1 दूसरी CP2, तो रिलेशनशिप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी, CP मिक्सिंग इक्वल्स टू N1 CP1, यही लिख सकती हूँ मैं, प्लस N2 CP2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2। अब यहीं पर आपसे ए सेम गैसियस मिक्सचर में CV पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, CV मिक्सचर के लिए N1 CV1, वहाँ प्रेशर था यहाँ वॉल्यूम था, कांस्टेंट कर दो, सेम रिलेशन। और मोल्स में अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, CP निकालना है तो CV मिक्सचर प्लस R, और गामा निकालना है तो दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है, CP को डिवाइड कर दो CV से, निकाल लोगे। इम्पॉर्टेंट है ये टेबल भी बहुत ज़्यादा, इसमें एज मच नहीं पूछा जाता है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी तो ये फॉर्मूले तुम्हें वहाँ देखने को मिलेंगे, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैम ये फॉर्मूले हमने रखे कैसे हैं। तो बात समझ में आ गई, छोटा सा ही पार्ट था ये, ख़त्म भी हो गया। तो अब मेरी बात सुन लो ढंग से, इस वाले पार्ट को और इससे पहले वाले पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि थोड़े बहुत डेरिवेशन आया, CP/CV का रिलेशनशिप आया, इसमें भी उससे पहले भी। इसके बाद जो पार्ट होगा नेक्स्ट, एंथैल्पी और उसकी कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटली कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है। सो मिस तो करना है ही नहीं, साथ साथ इनको एक बार फिर से रीड कर लेना, जिससे जब मैं वहाँ बोलूँ तो तुम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पुरानी लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।